राजपथ हुआ पुराना, अब तो कर्तव्य पथ से होकर पड़ेगा जाना। मोदी सरकार ने गुलामी के इस प्रतीक की पहचान बदल दी। करीब 3.2 किलोमीटर लंबा राजपथ आज से नए रंग, रूप और नाम के साथ अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। पीएम मोदी ने इस कर्तव्य पथ को जनता को समर्पित किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी से पहले राजपथ को किंग्स वे और जनपथ को क्वींस वे के नाम से जाना जाता था। आजादी मिलने के बाद क्वींस वे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया था, जबकि किंग्स वे राजपथ के नाम से जाना जाने लगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने नए रूप में आए कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से करीब 15.5 किलोमीटर का वॉकवे बना है। बगल में करीब 19 एकड़ में नहर भी है। इस पर 16 पुल बनाए गए हैं। फूड स्टॉल के साथ दोनों तरफ बैठने का भी इंतजाम है। पूरे इलाके के करीब 3.90 लाख वर्ग मीटर में फैली हरियाली भी दर्शनीय है। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के बाद मेट्रो शुक्रवार से सैलानियों के लिए इंडिया गेट के नजदीक निःशुल्क ई बसें चलाने जा रहा है। ई बसें नजदीकी 4 जगहों से नेशनल स्टेडियम गेट नंबर 1 तक चलेंगी। इससे आगे इंडिया गेट तक लोग पैदल सफर करेंगे। 12 ई बसों की सुविधा हर दिन शाम 5 से 9 बजे के बीच मिलेगी। दिल्ली के सैलानियों को इलेक्ट्रिक बसों में सफर करते वक्त सेंट्रल विस्टा की खूबसूरती निहारने का मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। ये उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां बीते 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जिस स्टोन को तराश कर ये प्रतिमा बनाई गई है, उस ग्रेनाइट के टुकड़े को तेलंगाना के खम्मम से नई दिल्ली लाया गया था। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उपराष्ट्रपति का घर, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और बीकानेर हाउस आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
पहले पोषण घोटाला, अब यूरिया के गायब होने का मामला। जी हां, इस नए घोटाले की खबर ने मध्य प्रदेश की सियासत में नए सवाल जिंदा किए हैं। घोटाले की यह खबर जबलपुर जिले से सामने आई। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को जबलपुर पहुंचा 2666 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी समितियों तक पहुंचा तो सही, लेकिन 80% माल रास्ते से ही गायब हो गया। गायब हुए यूरिया की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है। जबलपुर में करोड़ों का यूरिया गायब होने से शासन प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। 4 जिलों के लिए आवंटित होने आया 2666 मीट्रिक टन यूरिया में से करोड़ों का यूरिया रास्ते से ही गायब हो गया। जबलपुर समेत मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी के लिए आए यूरिया के रेक में से सिर्फ 15 से 25% यूरिया ही 4 जिलों की सहकारी समितियों तक पहुंच सका है, जबकि सैकड़ों टन यूरिया गायब हो गया। विपक्ष अब इस नए घोटाले को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। 25 अगस्त को जबलपुर में 1000 टन यूरिया पहुंचाया गया था, जिसको क्रबको के द्वारा, श्याम फर्टिलाइजर के द्वारा पहुंचाया गया था। उसमें 890 टन पहुंचा और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का जो यूरिया है वो गायब हो गया, और जिसको डिंडोरी, दमोह, मंडला पहुंचना था। लेकिन वो यहाँ की बजाय अधिकारियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से बाजार से गायब कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो 25 अगस्त को रेक के जरिए जबलपुर में 2666 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा। नियम के मुताबिक सप्लायर को 70% स्टॉक सरकारी आपूर्ति के लिए देना होता है, जिसके चलते 1853 मीट्रिक टन यूरिया 4 जिलों के लिए आवंटित हुआ। इस यूरिया को कृषि विभाग द्वारा अलग अलग जिलों में खपत के माध्यम से अनुपात में बांटते हुए उसका अलॉटमेंट भी जारी हो गया। लेकिन जिन भी जिलों में यूरिया पहुंचा उसका आंकड़ा 10 से 25% ही रहा, यानी 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया फिलहाल गायब है, या यूं कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने 4 जिलों के लिए अलग अलग जांच टीम का गठन कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर करोड़ों का यूरिया गया कहां। जो 70% हमको मिलता है मार्केट को, उसमें 1853 मीट्रिक टन का जो हमको एलोकेशन था, तो 1853 का हमने कार्यक्रम जारी किया हुआ है। जो मिसिंग सर आ रही है, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं? नहीं, मिसिंग का भी नहीं। हम तो अभी जब हमको पूरी रिपोर्ट आ जाए, तब लिखित में आ जाए, तो हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि कितनी मिसिंग हुई है, एग्जैक्ट जो पोजीशन जब आएगा सभी जिलेवार, तो ही बता पाएंगे, लिखित में आ जाए। चारों जिलों के लिए अलग अलग जांच टीमें आपने बनाई है, जांच तलब के लिए? जी जी, चारों के लिए अलग अलग बना दी है। जांच पड़ताल अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी के नेता ही यूरिया घोटाले में संलिप्त हैं, जिसके लिए वह विधानसभा में पूरे मसले को उठाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 3 दिनों के अंदर ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त की है और वो अखबारों के माध्यम से जानकारी आई है और इसकी जांच हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पहले ही वह पूरी स्थिति सामने आ जाएगी, और यदि कोई दोषी रहेगा तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल आप निश्चित समझें। यूरिया जो किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने जहाँ सियासत को गर्म रखा था, वहीं ये मसला भी घोटाले से जोड़ रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष का काम है कि वो किसी भी मुद्दे को धजी का सांप बनाते हैं, पर जब तक जांच नहीं हो जाती इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कैग की रिपोर्ट ने पहले ही अधिकारियों और जिम्मेदारियों की परेशानी बढ़ा रखी है, और अब यूरिया घोटाले की इस नए खबर ने बैठे बिठाए विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। पन्ना के खदान हीरे के लिए मशहूर हैं, लेकिन अब हीरा नदी से भी निकल रहा है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। पन्ना जिले के रुंझ नदी में लोग हीरे की तलाश कर रहे हैं। पन्ना, सतना, छतरपुर और तो और उत्तर प्रदेश के हजारों हीरे पाने की आस में दिन रात लोग जुटे हैं।
जिले में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहां पर कई लोगों को बड़े बड़े हीरे मिल चुके हैं। न सिर्फ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, बल्कि हर हाथ इसी आस में जुटा है कि छोटा ही सही कोई हीरा तो उसके हाथ लग जाए। हीरो के लिए विश्वविख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रुंझ नदी में इन दिनों कुछ इसी तरह नदी के पानी में लोग हीरे की तलाश कर रहे हैं। पन्ना, सतना, छतरपुर और तो और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग रुंझ नदी में हीरे की तलाश में दिन रात जुटे रहते हैं। जिले में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पर कई लोगों को बड़े बड़े हीरे मिल चुके हैं। नदी के पानी में इस तरह हीरे की तलाश आपको हैरान जरूर कर रही होगी, क्योंकि अब तक आपने यही जाना और सुना होगा कि खदान में खुदाई के दौरान जमीन से हीरा निकलता है। तो आखिर रुंझ नदी में हीरा कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। तो जान लीजिए, पन्ना जिले की रुंझ नदी में इन दिनों डैम का निर्माण चल रहा है, जहां से भारी मात्रा में मिट्टी खोदी गई है और मिट्टी के साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारे हीरे नदी में बहकर आए हैं, जिनमें बेशकीमती हीरे मिल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हीरे की तलाश करने के लिए इन दिनों मेला सा लगा हुआ है। हीरा के लिए धो रहे हैं, खदान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। अजयगढ़ से निकली है नदी। हीरा मिलता है, जिसकी किस्मत होती है उसको मिलता है। किसी को पर डे धोते हैं, किस्मत में होता है तो मिल भी जाता है। हर प्रकार का मिलता है, छोटा बड़ा। अच्छा, तो ये नदी के पानी में हीरा निकल रहा है? नहीं, उस कंकड़ निकलते हैं तो नदी पे सब लोग करते हैं, बहुत काम चलते हैं, बहुत लोगों को मिला भी है। अच्छा अच्छा, तो डेली आते हैं आप लोग, मतलब हीरा ढूंढते हैं नदी में। हालांकि उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज रेंज की टीम द्वारा बीच बीच में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वजह से वहां रहने वाले मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन इस मामले में कुछ भी बोलने से लोग कतरा रहे हैं। इसका कारण वन विभाग और विभाग के द्वारा कार्रवाई करना है। वहीं जब इस पूरे मामले में खनिज अधिकारी रवि पटेल से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की जानकारी लगी है कि यहाँ पर लोग हीरे की तलाश में जा रहे हैं, टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ खदान नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे पहले डैम बनने पे मिट्टी खोदी गई है, तो उसी मिट्टी में हीरे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, जिसको टीम भेज करके जांच करवा रहे हैं, और अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। फायर की टीम ने कल आपको जानकारी मिली है? हाँ, कल जानकारी मिली है, इसी वजह से हमारे द्वारा भी अभी टीम भेजी गई है। वहाँ पे जो भी प्रकरण सामने आते हैं उस पर फिर बताया जाएगा। नदी की धार से मुकद्दस संवारने का सपना लिए कुछ लोग हीरे की चाहत में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। कुछ की किस्मत चमकी है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे नसीब वाले हैं जिनकी हीरा पाने की तमन्ना पूरी हुई है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। 1966 से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का सिलसिला आज भी जारी है। गणेशोत्सव ने इसे भारतीयों के लिए और खास बना दिया। इस खास मौके को गुजरात के जामनगर के लोगों ने और भी खास बना दिया। गुजरात के जामनगर के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बेहद खास रहा। इस मौके पर जामनगर ने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया। इस मौके पर दुनिया का सबसे बड़ा मार्कर पेन बनाने का दावा किया गया है। ये मार्कर पेन 23 फीट 2.5 इंच का है। वंडर ग्रुप के श्री दगड़ू शेठ सार्वजनिक गणपति महोत्सव में यह रिकॉर्ड बनाया गया और अब जामनगर की ये एक और उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रही है। खास बात यह कि 23 फीट से लंबा ये मार्कर पेन मात्र 24 घंटे में बनाया गया है। हमारी टीम द्वारा 24 कलाक की जहमत से ये मार्कर पेन बनाई गई है। उसमें गणपति जी की एक प्रतिमा तैयार की है। ये जो रिकॉर्ड है टोटल 23 फुट 2.5 इंच का हमने ये रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड कायम किया है। जो पुराना रिकॉर्ड था वो केरला का 9 फीट का था, उसकी जगह पर हमारी टीम ने ये नया रिकॉर्ड एक कायम किया है। ये पेन का पूरा ढांचा ऐसा है कि टोटल 23.5 फीट का ये पूरा कैप के साथ है लंबा,
और 20 फीट और 5 इंच का टोटल पेन इसका लेंथ है। पहली बार इतनी बड़ी लंबी पेन से मैंने कलाकृति तैयार की है, तो मैं सच में ही भाव विभोर हूँ। इससे पहले सबसे बड़े मार्कर का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। इससे पहले केरल में 9 फुट का मार्कर बनाया गया था। केरल के रहने वाले मोहम्मद दिलीफ का ये रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज हुआ और बाकायदा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसे अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर भी किया। इसमें नजर आ रहा है कि दिलीफ इसे कैसे बना रहे थे। इसे बनाने के पीछे मोहम्मद दिलीफ का मकसद नई पीढ़ी को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करना था। अब वापस लौटेंगे जामनगर की तरफ, जहां दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ा मार्कर उनका है। उम्मीद है जल्द ही ये रिकॉर्ड भी गिनीज बुक के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नजर आएगा। ये दगड़ू सेठ गणपति महोत्सव में 23 फीट 2.5 इंच की बड़ी जो मार्कर पेन है वो बना के केरला का रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है और गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड अगले दिन में नोंधाने जा रहा है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।